हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 JCERT के अध्याय 2 को, इतिहास के अध्याय 2 को, व्यापार से साम्राज्य तक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में मुगल साम्राज्य कमजोर हो चला गया। मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कमाए कर ली। औरंगजेब के बाद पूरा मुगल साम्राज्य ही कमज़ोर हो गया, वो ख़त्म हो गया। मुगल का कोई अंश नहीं बचा, उसके उत्तराधिकारी ही कोई नहीं थे। पुर्तगालियों व डचों के बाद अंग्रेज व्यापारियों और कंपनी के रूप में भारत आए थे। पुर्तगालियों और डचों के बाद अंग्रेज व्यापारियों और कंपनी के रूप में भारत आए थे। पुर्तगाली हैं कोई पुर्तगाल के और डचों, इन लोगों के बाद अंग्रेज आए व्यापार करने भारत। व्यापार में प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों को पुर्तगालियों एवं डचों से संघर्ष करना पड़ा। जैसे कि पहले यहाँ व्यापार कर रहे थे पुर्तगाली और डच, तो उन लोग कैसे आने देंगे जी कि तू हमारे मतलब उसके पेट पर लात मारना जैसा हो गया। तो इसलिए उन्हें अंग्रेज़ों को संघर्ष करना पड़ गया कि नहीं, मुझे भी रहने दो इस तरह। इस संघर्ष से अंततः अंग्रेज़ की जीत हुई और फिर अंत में अंग्रेज़ की जीत हो गई। वे यहाँ व्यापार करने के लिए रह गए। यहाँ के व्यापार एवं राजनीति पर उनका एक छत्र अधिकार कायम हो गया। अंग्रेज एक व्यापारी कंपनी से इतने विशाल साम्राज्य के शासक कैसे बने? जैसे कि अंग्रेज तो शुरू में आए व्यापार करने के लिए, तो फिर वे इतने विशाल साम्राज्य के शासक कैसे बन गए? इस अध्याय में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी वही कंपनी जो कि उन लोगों का कंपनी था। जैसे कि कोई कुछ तो रहना ना चाहिए जिसके द्वारा कि उनका कमाई हो, तो वही कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। इस व्यापारिक कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। उन लोगों का जो कंपनी बना, जो कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में बना, तो उसकी स्थापना हुई, उसका नाम दिया गया, यही नाम हम बताए। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूरब में व्यापार का एक अधिकार पत्र सौंपा। इस चार्टर के तहत इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का किस दिन मतलब यहाँ और कोई नहीं आ सकती थी। प्रतिस्पर्धा मतलब कि यहाँ और कोई कंपनी नहीं आ सकती है यहाँ व्यापार करने के लिए, और कोई कंपनी वैसे व्यापार करने नहीं आएगी।
ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार जाकर नए देशों की खोज एवं व्यापार कर सकती थी, परंतु इस चार्टर के तहत दूसरे व्यापारी देशों को पूरब के बाजार में व्यापार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से पहले ही 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्मासा अंतरिप होते हुए कालीकट पहुंच गया था। हालौडवासी भी व्यापार के उद्देश्य से भारत पहुंच चुके थे। मतलब वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था वो पहले ही यहाँ पहुंच गया था। भारत में उस उच्च किस्म के रेशम, सूती कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी व नील पाए जाते थे, जिसका यूरोप के बाजार में काफ़ी मांग था। ये व्यापारी भारत से सस्ते दाम पर इन वस्तु को खरीदते थे और यूरोपीय बाजारों में भारी मुनाफा कमाते हुए बेच देते थे। मतलब ये कंपनी आई थी पहले यहाँ व्यापार करने, क्या क्या का, उच्च किस्म के रेशम, सूती कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी व नील, यही सब चीज़ों का व्यापार करने यहाँ आई थी, जो कि ये कंपनी यहाँ सस्ते में खरीद लेती और वहाँ जाकर अपने मन से बहुत महंगा बेचती, क्योंकि उसका मांग उधर बहुत था। यूरोप के बाज़ार में ये बेचा करते थे, जहाँ की बहुत मांग था। अठारहवीं सदी में मार्ग पर भारत आने वाले मार्ग। वास्को डी गामा भी जब भारत से वापस गया तो अपने साथ मसाले लेकर गया। वास्को डी गामा कौन था जी? वास्को डी गामा पुर्तगाली। अच्छा, यही पुर्तगाली। जब वो भारत आया था, पहुंचा था कालीकट, तो वहाँ से जब वो वापस गया तो वो भी मसाला लेकर गया। वास्को डी गामा ने इन मसालों को बेचकर अपनी समुद्री यात्रा के खर्च का वहन करते हुए भारी मुनाफा भी कमाया था। यूरोपीय कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन सामानों की कीमत बढ़ने लगी, जिसकी वजह से इन व्यापारिक कंपनियों का मुनाफा घटने लगा। यह परिस्थिति यूरोपीय कंपनी के लिए नुकसानदायक साबित होने लगी। मतलब यहाँ यूरोपियों ने सोचा कि हम भी यहाँ से कुछ कमा लें, लेकिन उसमें उनका घाटा होने लगा। व्यापार के मुनाफे की कमी से यूरोपीय कंपनियां आपस में लड़ने लगी। जैसे कि व्यापार में यहाँ जब मुनाफा नहीं हुआ, मुनाफे की कमी से, जैसे कि यदि कभी जब कोई मतलब वैसे यदि कोई कंपनी कमाई करता है तो यदि कम कमाई होगा तब तो लड़ाई होगा ही, तो ऐसे ही लड़ाई होने लगी। ताकि व्यापार में उनका एक छत्र राज कायम हो सके, यूरोपीय कंपनियां अपनी अपनी व्यापारिक बस्तियों की किलेबंदी करने लगी, जिस कारण
स्थानीय शासकों ने उन्हें उलझना पड़ा। स्थानीय शासन से उन्हें उलझना पड़ा। व्यापार के साथ साथ इन यूरोपीय कंपनियों को राजनीति में भी हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि राजनीतिक रूप से मजबूत व व्यापार में एकाधिकार स्थापित कर भारी मुनाफा कमाया जा सके। कंपनी की गतिविधियां। भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हांकिस को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। यहाँ कोठी बनाना था, कोठी स्थापित करने के लिए, व्यापारिक कोठी, जहाँ की मतलब यहाँ से खरीद करके वो सामान को रखे, वैसे स्थान को कोठी कहा जाता है। और यही बात जहांगीर तक पहुँचाने के लिए कैप्टन हांकिस को राजदूत बनाकर भेजा गया। हांकिस अपने प्रयास से सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने में सफल रहा। वो व्यापारिक कोठी कहाँ खुला? सूरत में। टॉमस रो भी भारत आया, जिसने जिसे जेम्स प्रथम ने मुगल दरबार में समुद्री तटों पर अंग्रेजी व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से भेजा था। जिसे मुगल दरबार में समुद्री तटों पर अंग्रेजी व्यापारिक कोठी। यहाँ कौन आया कोठी खोलने? टॉमस रो, जो कि यहाँ कोठी खोलने के लिए आया था। टॉमस रो के भारत से वापस जाने तक सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी तथा आगरा, भड़ौच और अहमदाबाद में अंग्रेजी कोठियां स्थापित हो चुकी थी। 3-4 जगह ये आया तो 3-4 जगह करा दिया इसकी स्थापना अंग्रेजी कोठी का। ईस्ट इंडिया कंपनी वाला कोठी 3-4 जगह यहाँ बनवा दिया टॉमस रो। अब वे 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीतिक में दिलचस्पी लेने लगे। टॉमस रो अब यहाँ के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीतिक में दिलचस्पी लेने लगे। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी। शाहजहां ने पुर्तगालियों से कुछ क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया तथा अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र पर व्यापार करने की इजाजत प्रदान की। शाहजहां ने क्या किया कि उन्हें मतलब पुर्तगालियों से कुछ क्रोध हो गया, जो कि यहाँ व्यापार कर रहे थे, उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया और अंग्रेजों को सीमित क्षेत्र में मतलब कोई क्षेत्र दे दिया गया कि आप इधर ही अपना व्यापार करिए। 1698 ईस्वी में कंपनी ने 3 गांव सुल्तानटी, कालिकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी 12,000 रुपये भुगतान कर प्राप्त किया, जहां निर्मित फैक्ट्री के आसपास फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया, जो कालांतर में कलकत्ता नगर कहलाया। फोर्ट विलियम का निर्माण कराया गया फैक्ट्री के आसपास। अच्छा, औरंगजेब के फरमाने द्वारा निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति कंपनी को मिल गई थी। औरंगजेब के बोलने से
उन्हें निःशुल्क व्यापारी, मतलब यहाँ उन्हें पैसा नहीं देना पड़ रहा था व्यापार करने के लिए, अनुमति मिल गई थी, जिसका फायदा कंपनी उठा रही थी। परंतु कंपनी के अफसर भी अपना निजी व्यापार करते थे और शुल्क चुकाने से बचते थे। मतलब जैसे कि वो तो कंपनी को छूट दी कि कंपनी अपना व्यापार करे, कोई टेंशन नहीं है, बिना पैसा दिए। और यहाँ तो कंपनी के अफसर लुका छिपा करके व्यापार कर रहे हैं और बात में आ जा रहा है कि ये तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी का है और उन्हें शुल्क चुकाना भी नहीं पड़ता था, जिस कारण बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां से कंपनी का टकराव होने लगा। कभी पता चल गया होगा कि कंपनी कहीं ज़्यादा ही ऐसा कर रही है व्यापार, तो जिस कारण टकराव होने लगा। युद्ध की ओर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपने को सशक्त बनाने में जुट गए। अंग्रेज इस समय तक अपनी स्थिति मजबूत कर चुके थे। दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त कर एवं बंगाल में धन कमाने से उनके हौसले बढ़ चुके थे। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां व सिराजुद्दौला बंगाल के शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने अंग्रेजों के व्यापारिक हित पर रोक करने की पूरी कोशिश की। व्यापारिक रियायत में कमी नजराने की मांग, सिक्के ढालने और किलेबंदी पर रोक, बंगाल के नवाब व अंग्रेजों के बीच टकराव होने लगा। मतलब कि यहाँ सिक्के भी ढाल रही थी और किलाबंदी भी कर रही थी। तो यही सब कुछ के कारण बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच टकराव हो गया। इस विवाद में बंगाल के नवाब व अंग्रेजों ने अपने तर्क थे। दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करने लगे थे। ये टकराव इतना बढ़ा कि इसकी परिणत प्लासी के युद्ध तक जा पहुंचा। मतलब यहाँ बंगाल के नवाब से इतना ज़्यादा टकराव हो गया कि वो पलासी का युद्ध तक जा पहुंचा। अब हम पढ़ेंगे पलासी का युद्ध, जो 1757 ईस्वी में हुआ। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का शासक उनके व्यापारिक हितों का ध्यान रखे। मतलब उनका कहना था, अंग्रेज चाहते थे कि मतलब हमारा इज्जत प्रतिष्ठा दें, उनके व्यापारिक हित का ध्यान दें कि उनका फायदा हो, वो उन्हें बताएं कि यहाँ आप व्यापार कीजिए, यही सब। लेकिन सिराजुद्दौला के आगे अंग्रेज की मंसूबा कामयाब नहीं हो पा रहा था। मतलब जैसा अंग्रेज चाहते थे वैसा सिराजुद्दौला नहीं कर रहा था। अंग्रेज एक तरफ नवाब के विरोधियों और शत्रुओं को शरण दे रहे थे और दूसरी तरफ वे सिराजुद्दौला के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र भी रच रहे थे। अपने ही देश में, जैसे कि सिराजुद्दौला के ही एरिया में, वे उनके शत्रुओं को शरण दे रहे थे और उनके विरोधियों को भी मतलब ढूंढ रहे थे, उनको शरण दे रहे थे कि हम आपका न्याय करेंगे। अपने ही देश में कितने रहते हैं विरोधी जो कि नहीं चाहते कि ये ऐसा करे। अच्छा भी है, फिर भी कितनों को लगेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है। अपने ही मतलब सरकार को कितना गलत बताते हैं कि ये गलत है। तो उसी तरह के लोगों को शरण दे रहे थे अंग्रेज लोग
कि हम आपका न्याय कराएंगे। परंतु अंग्रेज को इसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। मतलब अंग्रेज ऐसा कर तो रहे थे लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसी बीच सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने आदेश जारी किया कि कंपनी उसके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, अपनी किलेबंदी रोके तथा बकाया राजस्व को चुकाए। अब सिराजुद्दौला का कहना है कि वो जो हमारे विरोधियों को ढूंढ रही है वो ऐसा न करे, हमारे राजनीतिक पर हस्तक्षेप न करे। वो व्यापार करने आई है, व्यापार करे, यहाँ हमारे राजनीतिक पर कोई हस्तक्षेप न करे और बकाया राजस्व चुकाए, राजस्व चुकाने के लिए बोल रहे। ऐसे परिस्थिति में अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच संघर्ष अनिवार्य हो गया। जब ऐसा हो गया तब तो नवाब के बीच अब संघर्ष होना निश्चित है, और वही हुआ। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। क्रोधित होकर नवाब ने मई 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में कर लिया। बीस जून 1756 ईस्वी को नवाब का फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया। मतलब जो उनके अधिकार में था कि आप इसमें कीजिए अपना व्यापार, सब वो ले ली कि आप लोग हमारे राजनीतिक में हस्तक्षेप कर रहे हैं, राजनीतिक मामले में, तो आप ये गलत कर रहे हैं, रहने दीजिए, आप लोग जाइए। आप लोग जिस काम के लिए आए हैं वो काम हम नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो इसलिए आप जाइए, हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। यही कहना था नवाब का। नवाब के फौजी ने कई अंग्रेज अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, उनके गोदाम पर कब्जा जमा लिया। कई अंग्रेज अफसरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अनेक अंग्रेज बंदी बना लिए गए। कलकत्ता का भार मानिकचंद को सौंपकर नवाब अपने राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया। मतलब ये फौजों को आदेश दे दिए कि सबके जितना है गोदाम सब बंद करवाओ, अफसर लोग के पकड़ लो। और कितने अफसर लोग तो डर से मतलब खुद को अपने मतलब आत्मसमर्पण कर दिए कि चलिए हम चल रहे हैं, छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए पीटिए। कलकत्ता मानिकचंद को सौंपा गया और फिर वे अपने राजधानी लौट गए। राजधानी कहाँ था? मुर्शिदाबाद। जब इस घटना की जानकारी मद्रास पहुंची तो अंग्रेज क्रोधित हो उठे। मद्रास, जहाँ की अंग्रेज लोग का व्यापार चल रहा था, जहाँ की कोठी था, वहाँ जब यह बात पहुंची कि वहाँ व्यापार करने से मना कर दिया तो अंग्रेज क्रोधित हो उठे। वे नवाब को सबक सिखाने की योजना बनाने लगे। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थल एवं नौसेना ने कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया। स्थिति का आकलन करने के बाद क्लाइव ने नवाब के कई बड़े अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में मिला लिया। रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ आया तो कितने बड़े अधिकारी, जैसे कि बड़े बड़े अधिकारी जो थे उन लोगों को ये मतलब पैसा दिया। पैसा के आगे तो कुछ नहीं है उन लोगों के आगे।
तो वो उन्हें पैसा देकर और अपने पास ले लिया, मैंने अपने तरफ कर लिया कि अब तुम हमारे तरफ हो जाओ, हमारा हेल्प करो, मदद करो। इस परिस्थिति में मानिक चंद ने बिना प्रतिरोध किए कलकत्ता अंग्रेज को सौंप दिया। कलकत्ता तो मानिक चंद को सौंप कर ये मुर्शिदाबाद लौट गया था, लेकिन मानिक चंद कुछ नहीं, मतलब विरोध नहीं किया कि हम तुमको कलकत्ता नहीं देंगे, यह सब कुछ नहीं, खुद सौंप दिया अंग्रेज को कलकत्ता। इससे अंग्रेज का मनोबल बढ़ा और उसने नवाब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वो जो था रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव का मनोबल बढ़ गया कि अब तो हमारे हेल्प करने वाले मिल गए हैं, मदद करने वाले मिल गए। वो मानिक चंद भी सौंप दिया और उधर रिश्वत देकर के अपने पक्ष में कर ही लिया, और इससे वो नवाब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि नवाब के खिलाफ वो लड़ेगा, इसी की घोषणा कर दी। विवश होकर नवाब को अली नगरी की संधि करनी पड़ी। जब ऐसा हो गया तो नवाब भी अली नगर से संधि कर लिए। इसके तहत नवाब ने कंपनी को वह सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी। ये सब जब हो गया तो नवाब कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं लौटा दिए, जो उसे मुगल शासक फर्रुखसियर के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था। इस संधि के बावजूद दोनों पक्ष में अविश्वास कायम रहा। ये संधि तो हो गया, लेकिन अविश्वास कायम ही रहा। ये संधि सिर्फ दिखावे का हुआ। अंग्रेज और नवाब दोनों में संधि तो हो गया, युद्ध की घोषणा किए, तो फिर ये सुविधा लौटा दिए नवाब कंपनी को, लेकिन फिर मतलब दोनों में संधि तो हो गया, दोनों में मेल हो गया, लेकिन वो सिर्फ दिखावे का मेल हुआ। अविश्वास कायम ही रहा उसमें। किसी को विश्वास नहीं होता कि मतलब कोई ठीक नहीं है, वो संधि करके कभी हम पर हमला ना कर दे। दोनों में अविश्वास रहा। अंग्रेज नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे और नवाब भी अंग्रेज को लेकर सजग थे। अंग्रेज जो थे वो संधि तो हो गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र चाल रचते रहे कि कैसे नवाब को सबक सिखाया जाए, और नवाब अंग्रेजों से सावधान रहा करते थे। अंततः युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित पलासी नामक स्थान पर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई। सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। युद्ध तो शुरू हुआ, लेकिन विश्वासघात कर दिया जो सेनापति था मीर जाफर सिराजुद्दौला का, वही विश्वासघात कर दिया इन लोगों के साथ, और युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। और हार हुई नवाब की, क्योंकि उसका सेनापति ही विश्वासघात करके उधर चल गया अंग्रेजों की तरफ।
प्लासी का युद्ध एक अल्पावधि की लड़ाई थी। इसमें कोई खास लड़ाई नहीं हुई, ये 1-2 घंटा तक ज़्यादा से ज़्यादा चला, 1 आधा घंटा। तब तक वो उधर विश्वासघात कर दिया, तो फिर अब सेनापति ही विश्वासघात कर दिया तो सेना क्या है। सोचने के लिए बोल रहा है कि प्लासी का लड़ाई को नाम मात्र का युद्ध क्यों माना जाता है। नाम मात्र का युद्ध क्यों नहीं माना जाएगा, ये है ही नाम मात्र का, इसमें कोई वैसा समय नहीं लगा, बस 1 आधे घंटे में ख़त्म हो गया। युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। किसे बंगाल का नवाब बना दिया गया? मीर जाफर को, जो कि विश्वासघात किया था। मीर जाफर जो कि सेनापति था और सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कर दिया था, वही मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दी गई। भारत में कंपनी की यह जीत बहुत मायने रखती थी। कंपनी मीर जाफर को कठपुतली शासक समझ रहा था, परंतु धीरे धीरे वो कंपनी को महसूस हुआ कि मीर जाफर भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने में आनाकानी कर रहा है। उसके बाद तो सोचा अंग्रेज़ों ने कि अब तो हमारा अच्छा मिल गया शासक, ये कठपुतली की तरह है, हम जितना बोलेंगे उतना ये करेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। मीर जाफर भी धीरे धीरे प्रजा की भलाई करने लगा और उसमें वो भी सिराजुद्दौला की तरह ही करने लगा। अपने प्रजा की भलाई के लिए वो उनके व्यापारिक हितों की रक्षा नहीं करता था। अब अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को हटाकर मीरा कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। जब मीरा कासिम भी अंग्रेज की सभी बातें मानने से इनकार करने लगा, तो अंग्रेज उनके खिलाफ भी साजिश करने में जुट गए। जुलाई 1763 ईस्वी में कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाबी सौंप कर मीरा कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध इतिहास में बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। मीर जाफर को फिर जब वो आनाकानी करने लगा तो मीर जाफर को हटा करके मीरा कासिम को बनाया गया नवाब। पर फिर मीरा कासिम भी इनकार करने लगा अंग्रेज की सब बातें मानने से, तो फिर वो उसके विरुद्ध साजिश रचने लगा कि जब तू नहीं मानेगा तब हम तुम्हारे खिलाफ मतलब हम युद्ध करेंगे। फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाबी सौंप दिया गया। फिर वहाँ का नवाब बन गया कौन? मीर जाफर। और नवाब बनने के बाद मीरा कासिम के विरुद्ध युद्ध होगी। किस किस में? मीर जाफर और मीरा कासिम में। यह युद्ध बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में हुआ। इस युद्ध में एक और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध पर नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीरा कासिम थे। तो दूसरी ओर अंग्रेज सेना के नेतृत्व कैप्टन मुनरो कर रहा था। तीनों के सम्मिलित शक्ति से भयभीत होकर अंग्रेज ने अवध के नवाब को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। मीरा कासिम तरफ 3 ठे हो गए। शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीरा कासिम, ये 3 एक तरफ हो गए और एक तरफ अंग्रेज। तो अब क्या किया जाए? अब वे
उनको ही, किन्हें, सुजाव दौला, अवध के नवाब को अपनी ओर करने के लिए सोचा। सुजाव दौला अवध का नवाब, जिन्हें कि अंग्रेजों ने सोचा कि हम इन्हें अपने पक्ष में कर लें, लेकिन वो असफल रहा। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध का परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अस्थायी सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में विजयी होने के बाद भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। अब मुगल सम्राट बंगाल का नवाब व अवध का नवाब पूर्ण रूप से कठपुतली शासक बन गए। जैसा सोच रहा था अंग्रेज, वैसा ही फिर मिल गया। युद्ध हुआ, युद्ध में अंग्रेजों का जीत हुआ और फिर बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, मुगल सम्राट सब उसे कठपुतली की तरह मिल गए। अंग्रेज कठपुतली शासक के अनुभव से सीख लेते हुए खुद नवाब बनने के रास्ते खोजने लगे। इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। फिर ये सोचने लगे कि अब अंग्रेज ही कोई अंग्रेज ही कैसे भी करके यहाँ का कोई नवाब बन जाए। इन कठपुतली शासकों से अनुभव लेते हुए, इनसे कुछ सीख लेते हुए कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, और फिर उसी तरह से ये भी बनने के लिए सोचने लगे कि हम भी यहाँ के कोई शासक बन जाए, कोई नवाब बन जाए। इलाहाबाद की संधि द्वारा, इलाहाबाद के साथ संधि हुई, इसके द्वारा मुगल सम्राटों ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। कंपनी तो बंगाल की दीवान नियुक्त हो गई। बंगाल का विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का एकाधिकार व नियंत्रण स्थापित हो गई। मतलब अब बंगाल का राजस्व संसाधन ये सब कंपनी के अधिकार में थी। कंपनी के इतिहास में वैधानिक आर्थिक व्यापार का युग समाप्त हो गया और राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युद्ध आरंभ हुआ। अब कंपनी को ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत थी और जिससे उसे मतलब लाभ होना, व्यापार के राजस्व के साथ व्यापार का युग प्रारंभ हुआ। अब उसे बहुत अच्छा लाभ होने लगा कंपनी को। तो दोस्तों, आज हम पलासी के युद्ध के साथ ही आज का पढ़ाई समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। कल हम पढ़ेंगे या फिर और कभी पढ़ेंगे कंपनी के अफसरों का लक्ष्य। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे बनाए गए वीडियो से कोई लाभ हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मुझे पता चलेगा कि मुझे भी चाहने वाले मतलब हैं, मुझसे किसी को लाभ हो रहा है। तो इस तरह से मैं आपके पढ़ाई का और वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।